हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, हमने मेवाड़ जो रियासत थी उसका अध्ययन किया था। उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं मेवाड़ के अंदर, उनके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि मेवाड़ के अंदर किन किन शासकों ने शासक किया, कौन सा वंश था और मेवाड़ का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, यानी किस क्षेत्र को मिलाकर मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ की सभी महत्वपूर्ण बातें उन पर हमने चर्चा की। और आज से हम मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे कि मारवाड़ क्या था, किस क्षेत्र को मिलाकर मारवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ में किन शासकों ने शासन किया है, कौन सा वंश था यहाँ पर, इनका प्राचीन नाम क्या था, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। डेली अपनी क्लास होगी वो मारवाड़ की होगी आज से। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मारवाड़ के बारे में। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं मारवाड़ के बारे में। सबसे पहले मारवाड़ का अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि मारवाड़ क्या, यानी मारवाड़ का कौन सा एरिया ऐसा था जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते थे। तो सबसे पहले इनके अंदर जो ज़िले आते हैं उनके बारे में बताऊं कि कौन कौन सा जो क्षेत्र था जो मारवाड़ के अंदर आता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि मारवाड़ के बारे में अगर जाने, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक तो जो बाड़मेर का क्षेत्र है वो मारवाड़ के अंदर आता था। उसके बाद जोधपुर, पाली, जोधपुर और नागौर, ये जो 5 ज़िले मैंने लिखे हैं, मुख्य रूप से जो मारवाड़ था वो इन 5 ज़िलों के अंदर था, यानी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर व नागौर, यानी इनका जो क्षेत्र था इन ज़िलों का वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नामों की अगर मैं बात करूं कि प्राचीन नाम क्या क्या थे इसके, तो सबसे पहले अपने आता है मरुदेश। इसको प्राचीन काल में मरुदेश के नाम से भी जाना जाता था, मरुदेश। उसके बाद में इसको मरुवाट भी कहा जाता था, मरुवाट या मरुवार कह दो आप, मरुवाट कहा जाता था। उसके बाद है मरुधर, मरुस्थल भी इसको कहा जाता था, मरुभूमि और मरु प्रदेश। ये जो हैं इन्हें प्राचीन काल में इनके जो प्राचीन नाम हैं मारवाड़ के वो थे, यानी मरुदेश, मरुवार, मरुधर, मरुस्थल, मरुभूमि, मरु प्रदेश। ये जितने भी इनके प्राचीन नाम हुए हैं, यानी मरु से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके आगे देश लग रहा है, वाट लग रहा है, धर है, स्थल है, भूमि है, प्रदेश, ये क्या है, मारवाड़ के प्राचीन नाम है। अब बात आती है कि प्राचीन काल में अगर इसे इन नामों से पुकारा जाता था तो वर्तमान में मारवाड़ क्या है, यानी कौन सा क्षेत्र है जो मुख्य रूप से मारवाड़ कहलाता है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि वर्तमान में जो अपने जोधपुर का क्षेत्र है, यानी जोधपुर है, उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। तो वर्तमान और नाम क्या है इसका, जोधाना भी कहा जाता है इसको, दूसरा है इसको मरु क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है कि मारवाड़ के अंदर कौन सा वंश हुआ है, यानी किस वंश के शासकों ने मारवाड़ के अंदर शासन किया। तो सबसे पहले जो मुख्य बात यही याद रखनी है कि मारवाड़ के अंदर जिस प्रकार मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश हुआ है, उसी प्रकार मारवाड़ के अंदर जिस वंश के शासकों ने शासन किया था वो था आपका राठौड़ वंश। कौन था, राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया है। तो हमें याद रखना है कि मारवाड़ के अंदर किस वंश के शासकों ने शासन किया है, राठौड़ वंश। मारवाड़ के अंदर कौन सा क्षेत्र आता था, तो ये 5 जिले याद रखने हैं। इसके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान में से किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जोधपुर का जो क्षेत्र है उसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, इसे जोधाना भी कहा जाता है और इसका एक नाम है वो मरु क्षेत्र भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आगे मैंने लिखा है कि मारवाड़ की राजधानी क्या थी, क्या है, राजधानी की बात करें कि मारवाड़ जो प्रदेश था, इस मारवाड़ की राजधानी क्या थी, तो मैंने लिखा है मंडोर। क्या है, मंडोर। मुख्य रूप से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मारवाड़ की राजधानी क्या थी, तो मंडोर। मंडोर के हमें 2 प्राचीन नाम भी मिलते हैं, इसे और नामों से भी जाना जाता था। एक तो इसका नाम था मांडवपुर, यानी मंडोर था तो इसे मांडवपुर भी कहा जाता है और इसको मंडरायगढ़ भी कहा जाता था। ये दोनों नाम याद रखने हैं। मंडोर यानी मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी और मंडोर को मांडवपुर व मंडरायगढ़ भी कहा जाता था। अब मंडोर के बारे में और मुख्य क्या बात है, मुख्य बात और क्या याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मंडोर था वो अपने रावण का ससुराल था, रावण का ससुराल। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि रावण का ससुराल था मंडोर। कहते हैं कि रावण की शादी है वो अपने राजस्थान मंडोर के अंदर हुई थी। और जब रावण अपनी बारात लेके आया था मंडोर के अंदर, मंडोर की राजकुमारी थी मंदोदरी के नाम पर इसका नाम मंडोर पड़ा है। मंदोदरी थी, मंदोदरी से शादी है वो रावण की शादी हुई थी। और जब मंडोर रावण अपनी बारात लेकर आया था तो कहते हैं कि जो रावण की पूरी बारात है वो मंडोर रुक गई और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रावण का मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पे मंदिर बना लिया था और ये रावण की यहाँ पर पूजा होती है। तो दूसरा बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि रावण और मंदोदरी का मंदिर कहाँ पे है,
तो याद रखना है मंडोर के अंदर है। पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पे है, तो मंडोर के अंदर है। कहाँ पे है? मंडोर, जोधपुर के अंदर है। और यह जो मंदिर है तो मैंने आपके बताया कि गोदा गोत्र के ब्राह्मणों ने यह मंदिर बनवाया था। जिस प्रकार ब्राह्मणों के अंदर अलग अलग गोत्र होती हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं पारिक होते हैं, पांड्या होते हैं, अलग अलग, उसी प्रकार के कोई गोदा गोत्र के ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वही ब्राह्मण है जो रावण की बारात के अंदर मंडोर आए थे और यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। और रावण के दशहरे पर यहाँ पर रावण की पूजा भी होती है, शोक के रूप में ये दशहरा मनाते हैं और यहाँ पे रावण की पूजा होती है। तो ये 3 बातें अपने को मंडोर के बारे में याद रखनी है कि मारवाड़ की राजधानी क्या थी, तो मंडोर थी। इसे मांडोपुर या मंडरायगढ़ भी कहा जाता है। रावण का ससुराल था, मंदोदरी मंडोर की थी। और गोदा गोत्र के ब्राह्मणों ने मंडोर के अंदर रावण का मंदिर बनवाया था। ये रावण जी की फोटो लगी हुई है, आप देख लो, ये मूर्ति लगी हुई है मंदिर के अंदर रावण की, ये आप देख लेना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब बात करते हैं राठौड़ राजवंश। तो मैंने बताया कि मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश ने शासन किया। अब बात आती है कि ये राठौड़ कौन थे, कहाँ से आए, किस प्रकार इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की मारवाड़ के अंदर। पहला बंदा कौन था जो मारवाड़ आया और उसने क्या किया, राठौड़ वंश की नींव रखी। इन बातों पर चर्चा करें तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो राठौड़ राजवंश है इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई कहता है यह राष्ट्रकूट थे, कोई कहता है ये बंदायु की संतान है। कुछ ग्रंथ है जैसे राज रत्नाकर ग्रंथ है, और कुछ बाटों के अनुसार ये कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की संतान है। और जबकि अपने एक राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड हैं, वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि एक सूर्यवंशी हैं। तो हमें ये अलग अलग मत हैं, ये याद रखने हैं। हालांकि सभी जो इतिहासकार हैं वो इन पर एक मत नहीं है, फिर भी अपने थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि राठौड़ है वो राष्ट्रकूट किसके अनुसार है, किस इतिहासकार ने बताया है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको राठौड़ वंश के बारे में। सबसे पहले अपने एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के बारे में याद रखना कि इन्होंने राठौड़ों को क्या बताया है। गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि ये जो राठौड़ हैं ये राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट, अब देखो शब्द के अंदर ही राठौड़, राष्ट्रकूट से बना है राठौड़। राष्ट्रकूट कौन थे? तो ये कर्नाटक के अंदर जो जिनका शासन था वो राष्ट्रकूट थे। और कहते हैं कि ये कर्नाटक से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर अपना इसने वंश की स्थापना की, अपनी राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तो गोपीनाथ शर्मा के याद रखना कि गोपीनाथ शर्मा ने राठौड़ों को क्या बताया है, तो राठौड़ों को राष्ट्रकूट बताया है कि ये क्या है, राष्ट्रकूट हैं। दूसरी बात इसमें अपने को याद रखनी है कि अपने एक इतिहासकार हुए पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी राठौड़ों के बारे में कहते हैं कि तो बंदायु की संतान है। किसके? बंदायु, बंदायु की संतान है। ठीक है। तीसरा मत जो है वो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पितामह, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनके बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राठौड़ हैं ये सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी, सूर्यवंशी थे। उसके बारे में एक अपने को याद रखना, एक ग्रंथ है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर, राज रत्नाकर ग्रंथ व कुछ बाटों की जो ख्यात हैं उनके अनुसार, कुछ बाटों के अनुसार, कुछ बाटों की जो ख्यात हैं या जो राज रत्नाकर ग्रंथ है वो क्या बताता है इनके बारे में? वो कहता है कि ये तो हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप की संतान है। तो ये 4 बातें हमें हैं वो राठौड़ वंश के बारे में याद रखनी है कि राठौड़ कौन थे, कहाँ से आए थे, किन किन इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या बताया है। तो गोपीनाथ शर्मा ने राष्ट्रकूट बताया है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं ये बंदायु की संतान है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है। जबकि एक ग्रंथ है राज रत्नाकर, या राज रत्नाकर ग्रंथ व कुछ बाटों के अनुसार क्या है, ये हिरण्यकश्यप की संतान है। अब बात करते हैं कि राठौड़ों का वह पहला मूल पुरुष या आदि पुरुष, वह पहला बंदा कौन था जिसने राठौड़ वंश की है वो मारवाड़ के अंदर नींव रखी। तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राव सिंह राठौड़। ये जो राव सिंह राठौड़ हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये कौन था, किस प्रकार इसने राठौड़ वंश की नींव रखी। लेकिन सबसे पहले हमें एक प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है वो याद रखना है कि राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष अगर कोई है, यानी जो पहला व्यक्ति जिसने राठौड़ वंश की नींव रखी थी वो बंदा राव सिंह ही है। याद रखना है, राठौड़ों का मूल पुरुष
राठौड़ वंश का मूल पुरुष कह दो, मूल पुरुष या आदि पुरुष, आदि पुरुष, यानी जो राठौड़ वंश की नींव रखी थी वो बंदा ही कौन था? रावसिया था। राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। अब ये रावसिया था कौन? तो इसके बारे में याद रखना है कि कन्नौज का राजा था जिसका नाम था सेत्रा। कन्नौज, कन्नौज, और कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था सेतराम। सेतराम कहते हैं सेतराम के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और जो सेतराम के 51वां पुत्र हुआ था उसका नाम रावसिया पड़ा था। 51वां, यानी सेतराम के कितने पुत्र थे? 100 थे, लेकिन जो इसका 51वां पुत्र था, 51वां पुत्र, 51वां पुत्र है वो कौन था? अपना रावसिया था। अब इसका नाम रावसिया क्यों पड़ा और इसके बारे में और क्या इतिहास है? तो इसकी कहानियां हैं कि जो सेतराम जी थे इसके जब 51वां पुत्र हुआ था तब पहले क्या होता था, जब बच्चे का जन्म होता था तो उसका जन्म नोट किया जाता था। किस प्रकार नोट किया जाता था कि सूर्य व चंद्रमा की रोशनी को देखकर लाइन खींच दी जाती थी। यानी जब बच्चे का जन्म होता था उसी समय सूर्य व चंद्रमा की रोशनी है जहाँ पर गिर रही है वहाँ पर एक लाइन बना दी जाती थी। लेकिन जब इस रावसिया का जन्म हुआ था तब कहते हैं कि जो दाई होती, अब तो वर्तमान में डॉक्टर होते हैं, पहले दाइयाँ होती जो बच्चे का जन्म करवाती थी, वो दाई है लाइन खींचना भूल गई थी। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसे याद आया कि महाराज ने मेरे को लाइन खींचने को कहा था कि जिस समय इसका जन्म होगा उस समय लाइन खींचनी है। तब उसने क्या किया, कुछ समय बाद जब उसे याद आया तो उसने क्या किया, जहाँ पर सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी वहाँ पर जाकर लाइन बना दी। और उसने सोचा कि महाराज को क्या पता चलेगा किस समय हुआ है, मैं अभी लाइन बना देती हूँ। तब कहते हैं कि जब वह लाइन देखने के लिए महाराज आए पंडित जी को लेकर कि देखो इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस समय पर जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ रही थी तब इसका जन्म हुआ है। तब कहते हैं पंडित जी ने देखकर कहा कि अगर इस बच्चे का चेहरा इसका पिता देख लेगा तो उस पिता की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यह बच्चा पनौती है, क्योंकि लाइन समय पर नहीं खींची गई थी और समय का फेर होता है, समय 1 मिनट 1 सेकंड भी आगे पीछे हो जाता है तो जन्म कुंडली बदल जाती है। तो उस पंडित ने क्या कहा, इस बच्चे का चेहरा अगर इसका पिता देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी सेतराम ने कहा हमें चेहरा कौन सा देखना है, अपने कौन सी कमी है बच्चों की। तो उसने क्या कहा, जल्लादों को बुलाया और उस बच्चे को उन जल्लादों को दिया किसी जंगल में ले जाकर मार दो, जंगल में ले जाकर मार दो। जल्लाद गए उसे जंगल में लेकर, लेकिन जल्लाद थे फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक दिन के बच्चे को हम मारें। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को शेरनी की गुफा में फेंक दिया, शेरनी की गुफा में फेंक दिया और सोचा कि शेरनी का यह भोजन बन जाएगा, हम अपने हाथ से इस बच्चे को नहीं मारेंगे। संयोग यह हुआ कि उसी दिन उसी गुफा के अंदर उस शेरनी ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था और वह बच्चा जब उन्होंने फेंका था सेतराम के पुत्र को शेरनी की गुफा में, तो वह लुढ़कता हुआ जो शेरनी के बच्चे थे उनके पास चला गया और शेरनी ने सोचा कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया है। अब शेरनी ने उस बच्चे का लालन पालन किया, उस बच्चे को अपना दूध पिलाया, बड़ा किया। अब वो बच्चा शेरों की भांति ही बड़ा हुआ, शेरनी का दूध पीकर ही बड़ा हुआ। इस प्रकार वह अब जंगलों में रहता, शेरों के साथ रहता, लड़ाइयाँ करता और मांस मीट मच्छी खाता जो भी है और उसका भोजन करता। तभी क्या हुआ, यहाँ पर अपने एक स्थान पड़ता है पाली। पाली के कुछ ब्राह्मण थे, पाली के ब्राह्मण थे जिन्हें हम कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण थे। ये क्या करते थे, ये व्यापारी थे, व्यापारी थे और ये व्यापार करने के लिए कन्नौज के जंगलों से गुजरा करते थे, जाते थे। तभी कहते हैं कि एक दिन जब ये पालीवाल ब्राह्मण उस जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक कौतक देखा। इन्होंने देखा कि 4-5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक शेर है वो मनुष्य है, आदमी है, जो कि शेरों के भांति ही लड़ रहा है, लेकिन वह 4 शेरों पर भारी पड़ रहा है। यानी यह इतना ताकतवर हो गया था कि ये 4 शेरों पर भी भारी पड़ रहा था। उन्होंने यह देख कर क्या किया, पालीवाल ब्राह्मणों ने कन्नौज के राजा सेतराम के पास आए और उनको बताया कि हमने आते समय आपके जंगलों में इस प्रकार से एक घटना देखी है कि 4-5 शेर आपस में लड़ रहे थे और उनमें से एक शेर था वो आदमी था। तभी यह बात वहाँ पर बैठे जल्लादों ने सुनी और जल्लादों ने सोचा कि हो ना हो यह बच्चा वही है जो हमने शेरनी की गुफा में फेंका था, शेरनी ने इसका लालन पालन करके बड़ा किया है। तो उन जल्लादों ने क्या कहा सेतराम से कि अगर आप हमें क्षमा करें तो हम आपको एक बात बताएं। तो क्या है, जल्लादों ने सेतराम को सच्चाई बताई। तभी सेतराम ने अपनी सेना भेजी और उस बच्चे को या उस बंदे को बुलाया गया जो शेर की भांति लड़ रहा था और अपने महलों में रखा और उसे राजपाट के बारे में समझाया।
ऐसा कहकर पालीवाल ब्राह्मण तो यहाँ से चले गए थे और उस जो शेरों के साथ पला बड़ा था राव सिया, उसको क्या है राजधानी में लाया गया कन्नौज और उसको राजपाट संभाल दिया गया। तब कहते हैं कि जब पालीवाल ब्राह्मण है वापस आए थे तब इन्होंने आके पूछा सेतराम से कि क्या हुआ, हमने जो आपको बताया उस पर आपने विचार किया। तो उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने मेरे बेटे से मिलवा दिया हमें, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि हम व्यापारी आदमी हैं, हम व्यापार करते हैं और जब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर चोर लुटेरे डाकू बहुत हैं, वो हमारा सम्मान लूट लेते हैं, हमारा धन लूट लेते हैं। आप तो हमें एक ऐसा शक्तिशाली बंदा दे दीजिए जो हमारी रक्षा करे। तब सेतराम ने कहा कोई बात नहीं, मेरे 100 पुत्र हैं, इनमें से किसी को ले जाओ आप। तभी पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि हमें 100 में से नहीं चाहिए, हमें तो वही बंदा चाहिए जो हमने आपको बताया था। तब कहते हैं कि सेतराम ने अपने पुत्र राव सिंहा, क्या नाम है राव सिंहा, राव तो ये अपने आप के आगे लगाते थे टाइटल, और सिंहा शेरों के साथ पला बड़ा था इसीलिए कारण इसका नाम क्या पड़ा सिंहा, राव सिंहा। तब कहते हैं राव सिंहा को लेकर पालीवाल ब्राह्मण जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। तब कहते हैं राव सिंहा 27 घुड़सवारों के साथ, 27 का मतलब 7 बार 20-20, 27 घुड़सवारों के साथ हैं। एक स्थान पड़ता है बाड़मेर के अंदर खेड़, कौन सा है खेड़, खेड़ कहाँ पर पड़ता है बाड़मेर में। खेड़ बाड़मेर के अंदर राव सिंहा जाता है और वहाँ पर जाकर क्या करता है राठौड़ वंश की नींव रखता है, राठौड़ वंश की नींव रखता है। यानी राठौड़ वंश का संस्थापक कह दो या आदि पुरुष कह दो या मूल पुरुष कह दो, कौन है राव सिंहा है। सबसे पहले कहाँ पर खेड़ बाड़मेर के अंदर, और खेड़ को ही क्या किया इसने राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया अपनी खेड़ को। अब खेड़ का शासक कौन है राव सिंहा है और खेड़ को इसने राजधानी बनाया है, राजधानी बनाया, खेड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद में क्या हुआ कि कहते हैं कि इस अपने राव सिंहा के बारे में कहा जाता है कि इसने एक युद्ध भी किया था अपने शासनकाल के अंदर, उसका नाम था लाखा जंवर का युद्ध। कौन सा है लाखा जंवर का युद्ध किया था। ये लाखा जंवर स्थान पड़ता कहाँ पे, तो धोला चौतरा नामक स्थान पर, धोला चौतरा नामक स्थान पर। किसके साथ किया था, तो इसका जो वर्षिज है इन्होंने युद्ध लड़ा था उसका नाम था तो अपना फिरोज शाह सेकंड, फिरोज शाह सेकंड के साथ, फिरोज शाह सेकंड के साथ इसने लाखा जंवर का युद्ध लड़ा था। लाखा जंवर पड़ता कहाँ पर, धोला चौतरा नामक स्थान पर पड़ता है। राजधानी किसको बनाया खेड़ के अंदर, खेड़ में ही राठौड़ वंश की नींव रखी थी। उसके बाद में 2 बातें इसके बारे में आप और याद रखना कि इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था, इसकी जो पत्नी थी इसकी पत्नी का नाम था सोलंकी पार्वती या पार्वती सोलंकी या सोलंकी पार्वती। और इसके एक पुत्र हुआ था, इसके पुत्र का नाम था आसनाथ, आसनाथ। अब बिट्ठू, बिट्ठू स्थान पड़ता है पाली के अंदर, ये बात मुख्य याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। बिट्ठू, बिट्ठू कहाँ पर पड़ता है पाली के अंदर। कहते हैं बिट्ठू पाली में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी और बिट्ठू पाली के अंदर इनकी क्या है छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ये 4 बातें हैं, ये राव सिंहा के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना है कि कन्नौज का राजा है सेतराम, उसका पुत्र कौन है राव सिंहा है। खेड़ नामक स्थान पर पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर इसने क्या की थी राठौड़ वंश की नींव रखी थी, खेड़ को ही राजधानी बनाया। उसके बाद में इसने लाखा जंवर का युद्ध किया था फिरोज शाह सेकंड के साथ। इसकी पत्नी का नाम सोलंकी पार्वती था और इसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था आसनाथ। और बिट्ठू पाली के अंदर इसकी मृत्यु हुई और वहीं पर इसकी क्या है छतरी बनी हुई है। अब आगे चलकर जो मारवाड़ का राजा बना है अगला, वो बना है आसनाथ। कौन है आसनाथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में इसका पुत्र था आसनाथ, कहते हैं आसनाथ है वो आगे राजा बना था बिट्ठू अपने खेड़ का, आसनाथ राजा बना। और कहते हैं आसनाथ के 2 पुत्र थे, इनको याद रखना है अपने को। एक का नाम तो था दूहड़, क्या था दूहड़, दूसरे का नाम था धांधल, धांधल। इस धांधल जी के आगे जाकर पाबूजी महाराज हैं, हम पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता पाबूजी, इनका एक पुत्र हुआ है पाबूजी जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अपन आगे। और आसनाथ के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है दूहड़। कौन बनता है दूहड़, तो इस दूहड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। राव दूहड़, यहाँ पर मैंने लिखा है राव दूहड़। अब राव दूहड़ के बारे में अगर अपन बातें करें कि राव दूहड़ कौन थे, तो कहते हैं कि राव दूहड़ जब बचपन में जब राजा बने थे तो एक बार ये ननिहाल गए हुए थे और
किसी ने इनको ताना मारा कि आपकी तो कोई कुल देवी ही नहीं है। तब कहते हैं दुहड़ जी ने अपनी माता से पूछा कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। तो इसकी माता ने बताया कि हमारी कुल देवी तो कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। अब यहाँ से भी पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं कि यह कहीं ना कहीं इनका संबंध है वो कर्नाटक से है, क्योंकि इनकी जो कुल देवी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो यहाँ से पता चलता है कहीं ना कहीं राठौड़ है वो कर्नाटक से आए हैं। तो इसकी माता ने कहा कि हमारी कुल देवी तो कर्नाटक के अंदर है। तब कहते हैं कि दुहड़ जी हैं ये कर्नाटक जाते हैं। एक ही बात याद रखनी इसमें, कर्नाटक, ये क्या करते हैं? कर्नाटक से इनकी जो कुल देवी है उसे कहते हैं चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी माता, या इसी को कहा जाता है नागणेची माता। नागणेची माता, नागणेची माता की मूर्ति है वो लाता है। कहते हैं कि नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता कहती है दुहड़ को कि जहाँ तक तू मेरे आगे आगे चलेगा, पीछे नहीं देखेगा, तब तक मैं तेरे साथ चलूंगी, और जिस स्थान पर तूने पीछे मुड़कर देख लिया वहीं पर मैं रुक जाऊंगी। तब कहते हैं कि एक स्थान पड़ता है, जब ये दुहड़ जी कर्नाटक से इस चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति लेकर चले थे तो उन्होंने कुछ समय तो पीछे नहीं देखा, लेकिन एक स्थान पड़ता है नगाना गाँव। कहाँ पे है? नगाना। नगाना में पीछे मुड़ के देख लिया था। ये नगाना पड़ता कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। तो नगाना गांव में इस मूर्ति की फिर क्या हुई? स्थापना की गई। तो याद रखना है कि चक्रेश्वरी या नागणेची माता है, ये क्या है? राठौड़ों की कुल देवी। कौन है? राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की जो कुल देवी है इसकी मूर्ति है वो नगाना गांव बाड़मेर में किसने स्थापित की थी? तो राव दुहड़ ने की थी। किसने की थी? राव दुहड़ ने। ये बातें राव दुहड़ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, इसके आगे के जो राजा हुए हैं उसके बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।